चलिए शुरू करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 इंटरमीडिएट लेवल के लिए सीए में इंटर। तो इंटरमीडिएट लेवल पे सीए में कंपनीज एक्ट में सेक्शन 1 टू सेक्शन 148 तक कवर है और चैप्टर 1 टू चैप्टर 10 तक कवर है। कंपनीज एक्ट की बात करें तो टोटल कंपनीज एक्ट के अंदर आपके 29 चैप्टर्स हैं और सेक्शन 470 तक उसमें कवर होते हैं। चैप्टर आपका सेकंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू चैप्टर हम आज लेंगे, ठीक है। चैप्टर थर्ड आपका है वो प्रॉस्पेक्टस से रिलेटेड है। प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आपका आ जाएगा, शेयर कैपिटल से रिलेटेड, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, फिर चार्जेस का रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस से रिलेटेड है। एंड देन आफ्टर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आप पढ़ेंगे जिसमें आप मीटिंग्स, एजीएम, एनुअल रिटर्न और मिनट्स ये सब आप पढ़ेंगे। फिर चैप्टर उसके बाद चैप्टर आपका आता है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। चैप्टर 9 आपका आता है वो अकाउंट्स ऑफ कंपनीज एंड चैप्टर 10 है आपका ऑडिट एंड ऑडिटर्स। तो ये टोटल मिला करके आपके चैप्टर्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे इस सिलेबस में। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेकंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। उससे पहले कुछ डेफिनेशन जो चैप्टर आपके 1 ये प्रिलिमिनरीज में सेक्शन 2 में दी हुई है, तो हम जो डेफिनेशंस होंगी उन डेफिनेशंस को हम साथ साथ जो चैप्टर के अंदर कवर होंगी उनको हम उनके हिसाब से लेते जाएंगे। यहाँ पे हम कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे। तो डेफिनेशंस कौन सी हैं? तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस आपकी हैं। एक है आपकी प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी क्या है और उसके बाद में पब्लिक कंपनी क्या चीज़ है। तो जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेशंस को हम समझेंगे, उससे पहले हम समझते हैं कि भाई कंपनीज़ की आखिर कंपनी बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। एक पर्सन ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, वो बिज़नेस जैसे जैसे ग्रो करता है वो एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में या प्रोप्राइटरी फर्म के रूप में अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है। जब बिज़नेस ग्रो करता है तो बिज़नेस को एक्सटर्नल फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है और एक्सटर्नल फंड्स के लिए वो बैंक्स के पास में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास में या और लोगों के पास में जाता है। तो जैसे आपने अभी एक सीरियल आया था टीवी पर, शार्क टैंक इंडिया, तो वो देखा होगा। तो उसमें भी कई ऐसे प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स, जो अपने ग्रोइंग बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सब लोग जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक सामने जो बिज़नेस वो देखते हैं, तो वो उस बिज़नेस में पैसा, अगर कोई भी पर्सन उसमें डालेगा पैसा जिसमें उसको ट्रस्ट होगा कि हाँ ये जो काम कर रहा हो ट्रांसपेरेंट मैनर में कर रहा है, ये अपने जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो ट्रांसपेरेंट है, इनके ऊपर किसी तरीके की एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, कंट्रोल है। एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन कराओ या मत कराओ, वो आपने जानते ही होंगे कि पार्टनरशिप फर्म के कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। बिना रजिस्ट्रेशन के पार्टनरशिप फर्म भी चल सकती है। उसकी उसमें क्या हो रहा है, किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, कुछ पता नहीं है। इसीलिए बिज़नेस में इस तरीके की जो फर्म्स होती हैं उसमें बैंक्स भी कम इंटरेस्टेड होते हैं लोन देने में, और जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं या और इन्वेस्टर्स होते हैं, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो भी फ़ंड की अगर वो देते भी हैं तो इतना फ़ंड दे नहीं पाते। तो इन सब कमियों की वजह से एक बिज़नेस में जब ग्रोइंग बिज़नेस होता है उसको अपने बिज़नेस को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, पार्टनरशिप फर्म हो चाहे वो प्रोप्राइटरी फर्म हो, उससे अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को कंपनी फॉर्मेट में लाना पड़ता है। अब कंपनी बनाने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और कंपनी कैसे बनेगी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्या कहता है और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी क्या कहता है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 68 ये बात करता है किसकी, प्राइवेट कंपनी की। तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या है,
कि प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी विच, अब वो उसमें 3 एक क्राइटेरिया दे रखे हैं। पहला है रेस्ट्रिक्शन, दूसरा लिमिटेशन और तीसरा प्रोहिबिशन। रेस्ट्रिक्शन किस चीज़ का है कि फ्री ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स नहीं होंगे, कि थ्रू इट्स आर्टिकल, यानी कि एक कंपनी अगर अपने आर्टिकल के थ्रू एक फ्री ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स पर रेस्ट्रिक्ट करेगी, यानी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इजीली, जैसे एक पब्लिक कंपनी में या जैसे हम शेयर मार्केट में होता है, कोई भी खरीद सकता है, कोई भी उस शेयर्स को परचेज़ कर सकता है। लेकिन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इस तरीके का फ्री ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स नहीं होगा। सेकेंड है लिमिटेशन। लिमिटेशन किस चीज़ की है? लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स की, वो 200 हो गई। और सेकेंड है प्रोहिबिशन। वो प्रोहिबिशन किस चीज़ का है कि प्रोहिबिशन है कि आप पब्लिक में से इनवाइट नहीं करेंगे अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, यानी पब्लिक से एक तरीके से आप किसी भी तरीके का इन्विटेशन आप नहीं देंगे कि वो आप उनके शेयर्स को, आप कंपनी के शेयर्स को वो परचेज़ करें। यहाँ पर जो लिमिटेशन जो मैंने बताई 200 मेंबर्स की, वो 200 मेंबर्स के अंदर कुछ सेक्शन के अंदर 62 क्लॉज 68 के अंदर वो कुछ रिलैक्सेशन है, और वो ये है कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी उसमें काउंट नहीं होंगे 200 में, और जो काउंट नहीं होंगे वो होंगे वो फॉर्मर एम्प्लॉयज़ जो कंपनी में रहते हुए उसके मेंबर्स बन गए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो उनका मान लो सपोज़ करो जॉब छोड़ दी उन्होंने, एम्प्लॉयमेंट नहीं रहा, लेकिन वो फिर भी कंपनी के मेंबर हैं, तो ऐसे लोग भी उस 200 के में काउंट नहीं होंगे। यानी कि एक गली दे रखी है एक तरीके से कि ये पर्सन जो है वो कंपनी के 200 की लिमिट में नहीं आएंगे। और इसके अलावा एक और पॉइंट है कि अगर जॉइंट मेंबर्स हैं, अगर शेयर्स कंपनी के कुछ लोगों ने जॉइंटली ले रखे हैं, तो वो भी सिंगल पर्सन काउंट होगा। तो 2 पर्सन ने अगर मिलकर शेयर ले रखे हैं तो एक काउंट होगा, तो सिंगल काउंट होगा। ठीक है। अब इसके अलावा जो प्रोहिबिशन वाला पॉइंट है कि आप पब्लिक में आप इनवाइट नहीं कर सकते, आप डिपॉजिट नहीं ले सकते, आप किस शेयर मार्केट के अंदर आप जाकर के लोगों से या पब्लिक से आप अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने को नहीं कह सकते। ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। लेकिन इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट अलाउ है, जो हम आगे प्रॉस्पेक्टस और जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, चैप्टर 3 प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़, उसमें ये पॉइंट है कि प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू जो है वो फ़ंड अरेंज कर सकती है। ठीक है। ये क्या चीज़ है प्राइवेट प्लेसमेंट, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पर अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर, वो है किसकी? पब्लिक कंपनी की। तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या है? वेरी सिंपल, कि जो सेक्शन 2 क्लॉज 71 में है कि जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। और उसके साथ में एक राइडर है कि अगर एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडी कंपनी, अगर उसकी सब्सिडी कंपनी अगर एक प्राइवेट कंपनी है, तो वो कंपनी जो प्राइवेट सब्सिडरी कंपनी है, वो सब्सिडरी कंपनी भी डीम्ड पब्लिक कंपनी कहलाएगी। दैट इज़ द वन पॉइंट, कि अगर मान लो ये क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से आ सकता है, तो ये आगे कहाँ यूज़ होगा ये मैं भी आपको नेक्स्ट डेफिनेशन बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनीज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली काफ़ी पूछे जाते हैं। तो सेक्शन 2 क्लॉज 85, ये सेक्शंस आपको याद रखने हैं डेफिनेशन के साथ में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आपको सेक्शंस के साथ में आपको अपना आंसर लिखना है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 85 ये स्मॉल कंपनी का है, और ये स्मॉल कंपनी क्या है कि वो स्मॉल कंपनी वो कंपनी है जिसके अंदर दो जो उसके क्राइटेरिया थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर रखी है। फर्स्ट है कि पेड अप शेयर कैपिटल शुड बी लेस देन 50 लाख रुपीज़, नॉट मोर देन 50 लाख रुपीज़। और सेकंड है कि जो टर्नओवर है, टर्नओवर इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर दैट शुड नॉट बी मोर देन 2 करोड़ रुपीज़। अब इसके आगे वाली एक और लिमिट दे रखी है
वो मैंने देखा कई जगह कि उसको गलत इंटरप्रेट कर रखा है। तो उसको समझाने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफली ये समझते हैं कि कंपनीज़ एक्ट, ये पार्लियामेंट है, ये लेजिस्लेटिव बॉडी है, वो किस तरीके से एक्ट पास होता है। जो कंपनीज़ लॉ है वो है यूनियन सब्जेक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दे रखी है, तो उसमें यूनियन लिस्ट के अंदर कंपनी मैटर्स है, और जिसके ऊपर लॉ बनाने का राइट किसका है? सेंटर का है, यूनियन का है। और यूनियन लेजिस्लेटिव बॉडी कौन सी है? पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, कंपनीज़ एक्ट। कंपनीज़ एक्ट पास करने के बाद में इसको इम्प्लीमेंट करने का राइट किसके पास है? मिनिस्ट्रीज़ के पास, एग्जीक्यूटिव के पास में, और एग्जीक्यूटिव है मिनिस्ट्रीज़। तो मिनिस्ट्रीज़ ने इनको एग्जीक्यूट किया। अब एक एक्ट जो लेजिस्लेटिव बॉडी ने पास किया, उस एक्ट के अंदर आप एक वर्ड भी चेंज नहीं कर सकता एग्जीक्यूटिव। वो अगर चेंज करना होगा तो आपको एक अमेंडमेंट एक्ट लाना होगा, और अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट में ला करके उसको पास कराना, फिर उसको इफ़ेक्टिव बनाना। पार्लियामेंट के दोनों सेशन से उसे पास होना पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं है जब ज़रूरत हो पार्लियामेंट इस सेशन में हो। तो इस पूरे प्रोसेस में लगता है टाइम। इसीलिए कई बार क्या होता है कि एक्ट के अंदर एक लाइन लिख दी जाती है, एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, जिसका मतलब होगा कि लेजिस्लेटिव बॉडी ने अपनी जो पावर है वो डेलीगेट कर दी किसको? एग्जीक्यूटिव को। और एग्जीक्यूटिव यानी मिनिस्ट्री उसके अंदर लिमिट जब चाहे वो चेंज कर सकती है। लेकिन इसके साथ साथ लेजिस्लेटिव बॉडी ने एग्जीक्यूटिव यानी मिनिस्ट्री को एक लिमिट भी दे दी है। तो यहाँ पर जो वर्ड है, अब डेफिनेशन में उसमें क्या लिखा हुआ कि थ्रेशोल्ड लिमिट में कि द पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट बी मोर देन 50 लाख रुपीज़ और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रेस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज़। दैट मीन्स कि जो मिनिस्ट्री अगर इस अमाउंट को 50 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़ करती है, 2 करोड़ करती है, 5 करोड़ करती है, लेकिन वो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं कर पाएगी। यानी ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट 10 करोड़ है, ये मिनिस्ट्री के लिए है कि मिनिस्ट्री 10 करोड़ से ज़्यादा इस थ्रेशोल्ड लिमिट तक को नहीं पहुंचाएगी, 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं करेगी। और अगर इससे ज़्यादा करना होगा तो फिर पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट एक्ट लाना होगा और उसके थ्रू ये लिमिट को बढ़ा सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सेम चीज़ आपकी एप्लीकेबल हो रही है किस पर? टर्नओवर पे भी। तो उसमें भी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 2 करोड़ रुपए अभी एट प्रेजेंट, और वो बढ़ा सकते हैं 100 करोड़ रुपीज़ तक, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब पॉइंट ये है कि 50 लाख रुपए यानी कि उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपीज़ तक हो सकती है, यानी 0 से 50 लाख रुपए तक कुछ भी अमाउंट हो सकता है। और टर्नओवर भी आपका टर्नओवर भी 2 करोड़ रुपए तक हो सकता है। एंड इन दोनों के बीच में आपका एंड लगा हुआ है। दैट मीन्स कि आपके पास में दोनों क्राइटेरिया फुलफ़िल होने चाहिए कि उसकी पेड अप शेयर कैपिटल भी जो है वो लेस देन 50 लाख रुपीज़ होनी चाहिए, और टर्नओवर उसका जो है वो 2 करोड़ से कम होना चाहिए। इसके अलावा है जो नेक्स्ट डेफिनेशन वो हम लेते हैं 2 क्लॉज 87 में दे रखी है डेफिनेशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो इसमें जो हमने देखा सब्सिडरी कंपनी वो अच्छा, इससे पहले एक पॉइंट और इसमें है जो कि कौन कौन सी कंपनी स्मॉल कंपनीज़ का स्टेटस नहीं ले सकती। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो वो कौन कौन सी है? तो 3 उसमें दे रखा है। एक तो उसमें बना रखा है कि आपका कि 3 जो बना रखा है, एक तो ये है कि वो पब्लिक कंपनी हो जो है, ठीक है, एक पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती है। सेकंड जो उसमें क्राइटेरिया दे रखा है कि वो होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, ये होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी नहीं हो सकती है। एक आपका दे रखा है कि सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी जो होंगी वो कौन सी कंपनीज़ होती हैं? वो कंपनीज़ होती हैं जो
नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए वो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती हैं। और लास्ट है जो वो कंपनीज़ जो किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू गवर्न होती हैं, यानी कि कंपनीज जो स्पेशल एक्ट के थ्रू गवर्न होती हैं। स्पेशल एक्ट के थ्रू मतलब एक स्पेशल एक्ट के थ्रू वो कंपनी बनाई, जैसे कि LIC बनाई, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट के थ्रू LIC हो गई, NTPC हो गई, BSNL हो गई। ये सब एक पार्लियामेंट ने एक स्पेशल एक्ट पास करके इस तरह की कंपनी को फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है। तो उस एक्ट के थ्रू जो कंपनीज, इस तरीके से जो कंपनीज बनती हैं, वो कंपनीज भी इसमें काउंट नहीं होगी। तो ये 4 तरीके की हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनीज एक्ट के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार MCQ में या आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्वेश्चन ये आ ही जाता है। तो 1 इज़ पब्लिक कंपनी नहीं होगी, यानी कि केवल प्राइवेट कंपनी हो सकती है। सेकंड है होल्डिंग, कोई भी कंपनी हो, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। अब ये सेक्शन 8 कंपनी भी नहीं होंगी, और स्पेशल एक्ट के थ्रू जो कंपनीज होती हैं वो भी इसमें नहीं आएगी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम लेते हैं, वो है सब्सिडरी कंपनीज़ की। सब्सिडरी कंपनीज़ कौन सी हैं, इनको हम देखते हैं। तो हम डेफिनेशन देख रहे थे हम सब्सिडरी कंपनीज़ की। ये हम देख चुके हैं। एग्जांपल हम पब्लिक कंपनी का, स्मॉल कंपनी हम ले चुके हैं। अब हम देखते हैं सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 87 में डिफाइन है। दैट सेज, ये क्या कहती है कि डेफिनेशन सेज कि मीन्स ए कंपनी इन विच एनी अदर कंपनी, दैट इज़ रेफरेंस टू एन होल्डिंग कंपनी। तो कोई दूसरी कंपनी का उस फर्स्ट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन का कंट्रोल हो, और दैट इज़, और उस कंपनी में कि उस कंपनी के मोर देन 1/2 और या 50% से ज़्यादा की जो वोटिंग पावर है वो भी उस सेकंड कंपनी के पास हो। तो जो सेकंड कंपनी है वो फर्स्ट कंपनी की होल्डिंग कंपनी कहलाएगी, सब्सिडरी कहलाएगी। इसको एक एग्जांपल से हम बेटर ढंग से समझेंगे। जस्ट वी रीड हियर कि कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीन्स बाय एक्सरसाइजिंग सम पावर दैट कंपनी एट डिस्क्रेशन कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजर डायरेक्टर्स एंड कंपनी इंक्लूड एनी बॉडी कॉर्पोरेट। So the first point is that explanation to this clause is that a company shall be deemed to be subsidiary company of holding company even if the control referred in clause first and second are exercised by another subsidiary company of the holding company. Now let's take an example to better understand this point. ये A Limited एक कंपनी है, and that says that is the B Limited एक कंपनी है. Now that is, इस A लिमिटेड के पास में इस B लिमिटेड कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर है। एंड सेकंड इज़ कि ये इस कंपनी के जो BOD है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन भी का कंट्रोल भी A लिमिटेड के पास है, यानी 50% से ज़्यादा शेयर्स भी A लिमिटेड के पास हैं, वोटिंग पावर जिसमें है। तो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन भी A लिमिटेड के पास है। तो B लिमिटेड इस A लिमिटेड की होल्डिंग सब्सिडी कंपनी कहलाएगी और A लिमिटेड कहलाएगी इसकी होल्डिंग कंपनी। ये इसकी होल्डिंग कंपनी होगी और दैट इज़ ये यहाँ पे इसकी सब्सिडी कंपनी होगी। अब जो एक रूल है रेस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स का यहाँ पे मतलब वो हो गया कि नंबर ऑफ सब्सिडरी कंपनीज, number of subsidiary companies. The Rule 2 of Companies Restriction of Layers Rule 2000 provides that a company cannot have more than 2 layers of subsidiaries. It also provides that computing the number of layers under this rule, one layer which consists of one or more wholly owned subsidiary
or subsidiaries shall not be taken into account. Now that is important point to understand कि अगर ए लिमिटेड एक कंपनी है, इसके नीचे सपोज करो दो बी लिमिटेड और सी लिमिटेड, दो इसकी सब्सिडरी कंपनीज हैं, दैट दीज आर होली ओन्ड सब्सिडरीज। होली ओन्ड सब्सिडरीज का मतलब हो गया कि 100% ओन्ड है, ठीक है। इसके नीचे एक डी लिमिटेड एक सब्सिडरी है और इसके नीचे एक ई लिमिटेड एक सब्सिडरी है, एफ, और इसके नीचे मान लीजिए जी लिमिटेड। नाउ जो रूल्स हैं, रेस्ट्रिक्शन ऑफ ऑन नंबर ऑफ रूल्स, लेयर्स रूल्स, इसके हिसाब से एक कंपनी के पास में कितने लेयर्स ऑफ रूल्स हो सकते हैं? 2 लेयर्स, ठीक है। ओनली 2 लेयर्स आर अलाउड। यहाँ पे कितने लेयर्स, अब ये लेयर्स वैसे काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 1, ये आपका 2 और ये आपका 3 है। लेकिन यहाँ पे एक राइडर ये है कि जो होली ओन्ड सब्सिडरीज हैं वो लेयर काउंट नहीं मानी जाएगी। इट मीन्स ये वाली जो लेयर है ये काउंट नहीं मानी जाएगी। तो आपके पास में लेयर, इफेक्टिव लेयर कौन कौन सी होंगी? 1 एंड दिस 2। इसके नीचे कंपनी अलाउ नहीं है कि इसके नीचे और सब्सिडरी कंपनी बनाए। ये क्लियर नहीं है कि डायरेक्टली कभी इसके जो होल्डिंग कंपनी, ये एक होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, ये एक होल्डिंग कंपनी है, तो इसके नीचे डायरेक्टली नीचे होनी चाहिए। लेकिन ये वो लेयर नहीं मानी जाएगी जिसमें होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनीज होल्डिंग कंपनी की होगी, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि कितने लेयर्स अलाउड है। ओनली 2 लेयर्स अलाउड है। एक जो ये पॉइंट भी यहाँ जो कहा गया, एक कंपनी जिसमें मान लीजिए यही चीज़ यहाँ पे समझते हैं कि एक पॉइंट ये है कि ये अभी जो हमने देखा एक लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है, ठीक है। अब इस ए लिमिटेड के 50% से ज़्यादा के शेयर्स मान लीजिए एक सी लिमिटेड प्लस डी लिमिटेड के पास है, और ये सी लिमिटेड और डी लिमिटेड जो है वो एक ही सब्सिडरी कंपनीज है। और ए लिमिटेड डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रही है, लेकिन सी लिमिटेड और डी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनीज हैं जिनके पास में बी लिमिटेड के शेयर्स हैं। तब भी ये सब्सिडरी कंपनी किसकी कहलाएगी? ये इसकी ए लिमिटेड की ही सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। ये सब्सिडरी कंपनी होगी और इसकी होल्डिंग कंपनी ये होगी। ये पॉइंट यहाँ पे है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो वो होल्डिंग कंपनी है वो डायरेक्टली अपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स को 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर शेयर्स को कंट्रोल करे, और वो किसी सब्सिडरी के थ्रू भी अगर वो शेयर्स को कंट्रोल करती है किसी कंपनी के, तो वो उस कंपनी की ही